गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अनिल, ऋषभ, एवरीवन, राम राम भाई सभी को। सो अपनिल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार कमेंट कर दें। चलिए, क्लास लाइव हो चुकी है बिल्कुल, और कंप्लीटली लाइव है। 2 बजकर लगभग 32 मिनट का समय। क्लास चल रही है अभी। कपिल, नीरज, कर्तव्य, ऋषभ, एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार कमेंट कर दे जल्दी से। राधे राधे भाई अवनेश, राम राम भाई ऋषभ, सभी को। चलिए, क्लास लाइव हो चुकी है। बरखा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दें सब कुछ बेहतर और क्लियर है या नहीं। क्लास की शुरुआती को एक बार हम डिवाइस को जितना हमने पढ़ लिया था पहली क्लास के अंदर सर, उसमें रिवाइज करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर के बारे में। जितना कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं सारा डिस्कस भी करूंगा, और आप लोगों को आज के लेक्चर में ही मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, ताकि जो इन 2 क्लास में हमने पढ़ा सर प्रीवियस ईयर में ये सवाल किस तरह से पूछा एग्जामिनर ने, वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए। चलिए भाई, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। देखो, अब हम बात कर रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नीरज, मनीष, छोटू, एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। ऋषभ, बरखा, स्वाति, स्वप्निल, वेरी गुड आफ्टरनून। नीरज, सभी को राम राम भाई। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दे। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, बिल्कुल लाइव क्लास है, बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। 2 बजकर लगभग 35 मिनट का समय हो चुका है। इकोनॉमिक्स की हम एक क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। हम उस एक क्लास का पहले रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फाइनली मैं आप लोगों को आज एमसीक्यू कराने वाला हूं थोड़े से, ताकि इन दोनों क्लासेस के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं सर, जो हमने पढ़ा अब तक, वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में किस तरह से पूछा गया एग्जामिनर द्वारा, उसकी लैंग्वेज क्या थी सवाल पूछने की, वो क्लियर होनी चाहिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे भाई, सब कुछ बेहतर और क्लियर है। चलिए, तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन पर बात की आपसे। आपके दिमाग में सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स वर्ड आता है तो याद रखिए क्या आना चाहिए, कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उपलब्ध संसाधन हमारे पास है, एक व्यक्ति के पास, एक कंपनी के पास, या एक स्टेट या एक देश के पास जितने भी संसाधन हैं, उनको बेटर तरीके से मैनेज करना, उनको एफिशिएंट तरीके से यूज करना, यही इकोनॉमिक्स कहलाती है। अगर मैं कहूं इकोनॉमिक्स का ओरिजिन किस कारण से हुआ है, तो आप कहोगे सर लैक ऑफ रिसोर्सेज या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी की वजह से, संसाधनों के लिमिटेड होने की वजह से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है। अगर मैं कहूं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे स्कॉटलैंड देश के एडम स्मिथ को हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, बेसिकली हम उनको 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं सर। एक को आर्थिक कहते हैं और एक को अनार्थिक कहते हैं। एक को इकोनॉमिक कहते हैं, एक को नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सर इकोनॉमिक क्या होगा और इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या होगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहेंगे बेसिकली? तो आप कहेंगे सर जो मनी से रिलेट करती हुई एक्टिविटीज है, जिनका संबंध मनी या धन के साथ होता है, उन सब को आर्थिक या इकोनॉमिक कहा जाता है। और जिनका संबंध मनी या धन के साथ नहीं होता, जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चीजें होती हैं, उनको अनार्थिक कहा जाता है, गैर आर्थिक कहा जाता है, इंग्लिश में नॉन इकोनॉमिक कहा जाता है।
बात समझ में यहां तक आ गई होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताई थी इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, हर किसी के सामने 3 प्रॉब्लम अराइज होती है। पहला, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। तो इन तीनों को क्या कहा जाएगा, बेसिकली तौर पर आपको याद करना है सर, ये 3 एक्टिविटीज जो हो गई, 3 प्रॉब्लम्स जो हो गई, एक में है प्रोडक्ट का चयन करना, एक में है, बात याद रखना, टेक्नोलॉजी का चयन करना, और एक में क्या आता है सर हमारा, कि हमें किस वर्ग के लिए चयन करना है उसकी बात करते हैं। सब कुछ बेहतर क्लियर है भाई अशोक, पिक्चर क्लियर है भाई साकेत, एवरीवन क्लियर है तो यस कह दीजिए जल्दी से, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। चलिए भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई है सर। अब देखो हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, यहां पर उस बात को पहले ध्यान से देखिएगा, उसे समझिएगा पहले। यहां पर हम आज बात करने वाले हैं, देखो एक थ्योरी आती है हमारे पास, जिस थ्योरी को एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। देखो मेरी बात को पहले पूरी तरह से क्लियर करिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर इकोनॉमिक्स का मतलब एक ऐसी स्टडी से है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं बेटर तरीके से। लेकिन अगर ब्रॉडली डिफाइन किया जाए तो इकोनॉमिक्स को 2 मेजर पार्ट्स में बांटा जाता है। एक इकोनॉमिक्स को माइक्रो कहते हैं और दूसरे को मैक्रो कहा जाता है। अगर हम माइक्रो और मैक्रो के बारे में बात करें, यानी इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं। पहले बात मैं करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो के बारे के बाद कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जनरली तौर पर समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। सेकेंडली बात मैक्रो की करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यह पता हो कि ये 2 शब्द हैं, एक माइक्रो शब्द और एक मैक्रो शब्द है। किसी भी चीज के लिए मैंने आपसे एक बात कही है सिर्फ कि आप पेशेंस रखें, बात को सुने। जब तक बात क्लियर होगी आपको भी सब कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन तब तक इंतजार करें भाई, है ना भाई, किस फॉर्मेट में चल रहा है भाई, है ना। चलिए भाई अब मेरी बात को समझिएगा। यहां पर जब हम बात माइक्रो की करते हैं सर, माइक्रो जनरली तौर पर एक स्मॉल के लिए यूज किया जाता है, छोटे के लिए यूज किया जाता है। जो मैक्रो टर्मिनोलॉजी है वो बड़े के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि मैक्रो मींस लार्ज को रिप्रेजेंट करता है और माइक्रो जो होता है वो हमेशा स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें कि सर माइक्रो जो स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, इसका क्या सेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसका मतलब स्मॉल यानी कि छोटा होता है बेसिक तौर पर। देखिए जब हम कोई भी स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर करने का मतलब यह है सर, अगर हम एक व्यक्ति के बारे में, एक कंपनी के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो एक के बारे में डिस्कस करना, जैसे एक व्यक्ति की मांग क्या है, एक व्यक्ति की सप्लाई क्या है, एक कंपनी का प्रोडक्शन कितना है, एक कंपनी की इनकम कितनी है, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। जब हम एक के बारे में डिस्कस करते हैं उसको माइक्रो कहा जाता है। जब हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं, कंप्लीट के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे देश में गरीबी कितनी है, हमारे देश की बेरोजगारी कितनी है, हमारे देश में महंगाई कितनी है, हमारे देश की ग्रोथ कितनी है, हमारे देश में डेवलपमेंट कितना है, हमारे देश में उत्पादन कितना है, हमारे देश की आय कितनी है, हमारे देश के लोगों की औसत आय कितनी है, जब पूरे समाज के बारे में बात होगी, जब पूरे देश के बारे में बात होगी, उसको मैक्रो कहा जाता है। तो जनरली आपको क्या याद करना है सर, जब हम कोई भी स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ए स्टडी ऑन इंडिविजुअल लेवल, यानी हिंदी में कहेंगे सर व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जिसका मतलब यह हुआ कि हम एक के बारे में डिस्कस करते हैं जनरली तौर पर, उसको माइक्रो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे डिमांड होती है तो जनरली डिमांड एक व्यक्ति करता है जिसे ग्राहक कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो आप कहेंगे सर मांग, यानी डिमांड जो होती है यहां पर, उसको याद रखना। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सप्लाई आता है सर यहां पर, जिसे पूर्ति कहा जाता है। डिमांड के बाद ये एक प्रोड्यूसर करता है, बेसिकली इसको याद रखना है। जब हम कहते हैं कि प्रोडक्शन किया जाता है किसी कंपनी द्वारा, प्रोडक्शन बाई ए कंपनी, आपने कहा सर क्योंकि एक कंपनी का जिक्र हो रहा है, एक कंपनी द्वारा जो उत्पादन होता है वो भी माइक्रो में होगा।
एक कंपनी द्वारा जो उत्पादन होगा वो माइक्रो में होगा। एक कंपनी जो इनकम को अर्न करती है, एक कंपनी जो इनकम जनरेट करती है, रेवेन्यू बाई एक कंपनी। एक कंपनी का राजस्व जो होगा, राजस्व इनकम को कहा जाता है। बिल्कुल लाइव क्लास है मेरे दोस्त, भाई मेरे पीयूष, लाइव क्लास चल रही है। आज 29 सितंबर 2023 है मेरे भाई, बिल्कुल इसको समझो पहले। और जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, तो हमेशा जानते हैं कि प्राइस जो होता है वो एक वस्तु का होता है। आपको कितने भी प्रोडक्ट खरीदने हो, आप अगर दुकान पर जाकर उसके रेट पता करोगे तो हमेशा रेट एक का ही बताएगा, है ना भाई? ऐसा ही होगा। आप कहोगे सर एक वस्तु का जो उत्पाद होगा, एक वस्तु जो होगी, एक प्रोडक्ट जो होगा, उसकी जो कीमत होगी हमेशा वो एक की होगी। इन सब का जो डिस्कशन होता है वो माइक्रो में होता है। इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछे कि जो हमारे पास प्राइस थ्योरी होती है, जब हम कीमत नीति का डिस्कशन करते हैं तो वो कौन से में आती है? प्राइस थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए कीमत का जब भी डिस्कशन होगा, कीमत हमेशा एक की होगी, तो इसलिए इसको कहा जाएगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। कीमत नीति या मूल्य नीति भी कह सकते हैं आप इसे, कीमत नीति व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग होता है। पहले इसे आप मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए इसे, फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लीजिए भाई। उसको छोड़ दीजिए पीयूष, टाइम को छोड़ दीजिए। टाइम 2:33 शो कर रहा है, वो 10 मिनट लेट शो कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इतना ज्यादा माइंड अगर आप पढ़ने पर लगाओगे मेरे भाई ना, बहुत अच्छे से बात आएगी। और मैंने कहा आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा सर एग्जाम के क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। डिमांड, सप्लाई, एक कंपनी का उत्पादन, एक कंपनी का राजस्व, एक उत्पाद की कीमत, ये सब कुछ जो होता है इसको हमने माइक्रो माना है, क्योंकि इसमें एक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। चलिए चलिए, बिल्कुल भाई। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन बाई ए कंपनी, रेवेन्यू बाई ए कंपनी, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, ये सारे जो होंगे इन सब का डिस्कशन हमने माइक्रो में करना है सर, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली यानी एक के बारे में डिस्कस करते। इसीलिए जब हमसे पूछेगा कि प्राइस थ्योरी किसका पार्ट है, हम कहेंगे कि माइक्रो में डिस्कस किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। सर अगर ये माइक्रो है तो मैक्रो का मतलब क्या होगा? देखो मैक्रो जो वर्ड है जनरली तौर पर समझो पहले, इसका मतलब क्या होता है सर? इसको लार्ज कहते हैं। लार्ज यानी कि जनरली तौर पर जो बड़े का एनालिसिस करता है। बड़े का मतलब क्या है? बड़े का मतलब है जो पूरे समाज के लिए काम करता है, जो पूरे देश के हित में काम करता है। यानी कि जब हम कहें कि ए स्टडी ऑन कलेक्टिव लेवल, यानी सामूहिक स्तर पर अध्ययन किया जाए, सामूहिक स्तर पर अध्ययन। जब हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं सर, उसको ही मैक्रो मान लिया जाता है, बड़ा मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं एग्रीगेट डिमांड, देखो एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है सबको मिलाकर। एग्रीगेट मतलब जब हम कहते हैं किसी एक व्यक्ति की डिमांड, तो आपने कहा माइक्रो में होगा सर। लेकिन जब मैं कहता हूं समग्र मांग, समग्र मांग का मतलब पूरे देश की डिमांड को ऐड कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं जब पूरे देश की होती है। एग्रीगेट सप्लाई किसे कहा जाता है? देखो एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। समग्र पूर्ति किसे कहा जाता है? जब पूरे देश के लोगों के द्वारा, भारत के 140 करोड़ लोगों के द्वारा जो सप्लाई होगी वो समग्र पूर्ति है। जब मैं कहता हूं नेशनल इनकम, इसका मतलब क्या होगा सोचिए? जब पूरे देश की इनकम निकाली जाए, देश में 140 करोड़ जो लगभग भारतीय लोग हैं उनकी आय निकाली जाए साल भर की, तो उस राष्ट्रीय आय को किस में कहेंगे? मैक्रो में कहेंगे। अगर मैं कहता हूं पर कैपिटा इनकम,
प्रति व्यक्ति आय, देखो आपको ये बात कंफ्यूज करेगी कि सर प्रति व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति की आय से होता है। याद रखो, प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक व्यक्ति की आय नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है प्रति का मतलब एक से रिप्रेजेंट करता है। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और उसकी एवरेज इनकम को निकाला जाए, तो वो एवरेज इनकम कभी एक की इनकम को नहीं बताएगी, वो 140 करोड़ लोगों का औसत बताएगी। क्योंकि एवरेज हमेशा सर एक से ज्यादा का निकलता है, 2, 3, 6, 10 करोड़ कितने भी हो, इनका आप औसत निकाल सकते हो, कभी सिंगल का औसत नहीं निकालते। इसलिए याद रखिएगा, जो प्रति व्यक्ति निकलेगी, जो एवरेज इनकम निकलेगी, वो भी हमेशा मैक्रो का पार्ट मानी जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं हम लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है पूरे देश का उत्पादन। जब हम एक कंपनी का निकाला तो माइक्रो कहा सर हमने, लेकिन जब हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी पूरे देश के लिए कितना उत्पादन होगा, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होगा हमारा, वो किसका होगा, पूरे देश का होगा, इंडिया का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, जर्मनी, जापान, फ्रांस का होगा, एक कंप्लीट कंट्री का होगा। अगर मैं बात करूं गरीबी के बारे में या बात करें बेरोजगारी के बारे में, तो गरीबी हो या बेरोजगारी हो, पर इसका एनालिसिस हम पूरे समाज या पूरे देश के लिए करते हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी को फिलहाल याद करना है। जैसे अगर हम बात करें अभी कि भारत में सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है, तो बिहार का उड़ीसा राज्य और भारत का उड़ीसा और भारत का बिहार राज्य सबसे ज्यादा गरीब है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है, तो आप कहोगे हरियाणा राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर बात हुई कि गरीबी का, बेरोजगारी का जो एनालिसिस होगा सर, वो मैक्रो में माना जाएगा। जब प्राइस बढ़ते हैं, जब किसी चीज को महंगा किया जाता है, जब आप इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की बात करते हो, कीमतों का बढ़ना या कीमतों का कम होना होगा। मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत 110 रुपए हो चुकी है सर, अब वही पेट्रोल की कीमत कम होकर 90 रुपए हो जाए, तो बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी, कम होगी तो सबके लिए कम होगी। मेरी बात को समझे पहले। तो आपने कहा अगर मुद्रा स्फीति आ जाती है या मुद्रा अविस्फीति आ जाती है, कीमतें बढ़ती हैं या कीमतें कम होती हैं, तो ये सबके लिए होंगी, तो ये मैक्रो का पार्ट होगा। बात को समझे। अगर हम बात करते हैं कि सर यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि इकोनॉमी का मतलब पूरा देश होता है। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, तो इसका मतलब पूरे देश का विकास होगा, आर्थिक समृद्धि हो या आर्थिक विकास हो। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से कि सर जब हम ये चीजें एनालिसिस करते हैं, हमारे एग्जाम में हमेशा क्या होगा, हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से कुछ माइक्रो के होंगे और कुछ मैक्रो के होंगे, कुछ, ठीक है भाई। तो आपने क्या कहा बेसिकली कि सर माइक्रो और मैक्रो में क्लासिफिकेशन करना हमें आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली देखिए यहां पर बात समझिएगा, ये जरूरी तो नहीं है ना यहां पर कि हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली वही हमारे एग्जाम में हो। हमें वहां पर चीजों को खुद भी एनालिसिस करना होगा कि क्या इसका आंसर होगा या नहीं होने वाला यहां पर। तो आपने कहा ये सारी चीजों को जनरली हम किस में डिस्कस करते हैं, कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो होंगे वो किसका पार्ट होंगे, सर बात एम्प्लॉयमेंट की हो या इनकम की हो, इसका जो पार्ट होगा बेसिकली इनकम एंड थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो होंगे, ये दोनों पार्ट होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का और पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हिंदी में कहें तो जो आय नीति होगी और रोजगार नीति होगी, आय नीति व रोजगार नीति जो होगी का संबंध, या आय और रोजगार नीति समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होगी। इन दोनों का संबंध जो होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र से होगा, या दोनों समष्टि अर्थशास्त्र का भाग हैं। बात सभी को क्लियर हो रही है भाई। तो माइक्रो और मैक्रो की बात कर ले, यहां पर इन दोनों को डिवाइड किया। अब मेरी बात को देखो, एक चीज समझ लो, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आज आप लोग पता नहीं ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो आज। और देखो, इसको मत देखो कि स्पीडोमीटर काम कर रहा है, सर आपकी घड़ी 2 बजकर अभी 42 मिनट का टाइम क्यों दिखा रही है।
तो मेरे भाई इस बात को सर करंट अफेयर की क्लास के बारे में आप नहीं बता रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट है? देखो एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप अभी इस समय इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे हो। आज 29 सितंबर 2023 है। इस समय 2:52 हो रहे। घड़ी को मत देखिएगा भाई, मैं आपको माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है? वो बिल्कुल सही थी और उस क्लास के बाद ये क्लास भी सही होगी। मैं आपके सारे डाउट लूंगा, लेकिन आप सोचिए कि आप हजारों स्टूडेंट के अगर मैं डाउट लेकर आपके ही सवालों को बताता रहूंगा तो फिर मुझे ये बताइए पहले कि आपको पढ़ने का टाइम कब मिलेगा। तो इसीलिए मेरे भाई याद रखना, ये लोग इसलिए परेशान हैं भाई, ये यूट्यूब वाले नहीं, हमारी क्लास यूट्यूब पर नहीं चलती, लेकिन एक्चुअली उनको परेशानी इस बात से हो रही है बार बार कि उनके सवाल का डाउट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। आप क्लास को ध्यान से करिए। तो मैंने कहा सर जब बात इनकम के जिक्र हो, जब भी हमारे पास बात इनकम की हो, देखो यहां पर ध्यान से देखो, जब भी बात हमारी इनकम की हो या जब भी बात हमारे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की हो तो हमेशा इसको मैक्रो का पार्ट माना जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। तो आपने कहा सर ये जब चीजें होंगी तो ये मैक्रो का पार्ट होंगी और जब ये चीजें होंगी तो माइक्रो का पार्ट होंगी, क्योंकि मेरा काम आपको सिर्फ पढ़ाने का है, समझाने और बताने का है कि इधर उधर भटकने के बजाय सिर्फ कंटेंट पर फोकस करो। और अगले 4 सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, चलिए लिखते रहिएगा आप लोग। मैं अगले 4 सवाल आपको दिखा रहा हूं, इससे मुझे पता चलेगा आप लोगों ने कितना ध्यान से चीजों को समझा और पढ़ा है। चलिए देखते हैं भाई क्या है आपके पास नॉलेज। तो व्यष्टि और समष्टि में 2 चीजों में हमने डिस्कशन करना है भाई। देखो भाई पहले इस सवाल को करो, बाद में हम क्वेश्चन उसको नोट डाउन करेंगे। सवाल ऐसा पूछा जाएगा, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि सर वृहत किसे कहते, तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मैक्रो अप्रोच। यानी कहने का सेंस है कि सर इसमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ये सवाल हमारे एग्जाम में है। सही किया तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो आधा नंबर कटेगा, छोड़ दिया तो 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा। फिर आप मुझे बताइए क्या होने वाला है सर। अब देखो यहां पर मैंने आपको समझाया कि बात आई सर इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है वो सबके लिए होगी सर, इसका मतलब ये मैक्रो का पार्ट होगा। लेकिन मुझे पता है इनकम फ्रॉम रेलवे, देखो इनकम फ्रॉम रेलवे, सर रेलवे एक विभाग का नाम है और जो एक रेलवे विभाग है, एक विभाग है इंडिया का, सर रेलवे विभाग जो होगा वो माइक्रो का पार्ट होगा। सेल्स ऑफ बाटा शूज समझने की जरूरत है सर, बाटा शूज जो है वो एक कंपनी का नाम है और जब कोई एक कंपनी होगी तो वो माइक्रो का पार्ट होगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज टू यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर मैंगोज एक्सपोर्ट, मैंगो एक प्रोडक्ट है सर, तो अगली बार अगर आएगा तो हमें पता है कि ये माइक्रो का पार्ट होगा, जबकि ए जो होगा वो मैक्रो का पार्ट होगा। सवाल है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, इन फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द माइक्रो अप्रोच। अब आप मुझे सेकंड क्वेश्चन का बताइए, सर माइक्रो के बारे में पूछा, इनमें से कौन सा माइक्रो में होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 है ये हमारा फाइल का, क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। देखो जब आपने कहा सर इन्फ्लेशन इन इंडिया, बात फिर वही आ गई, अभी अभी डिस्कस किया सर इन्फ्लेशन तो मैक्रो होता है। जब मैंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कोई सी भी हो, बेरोजगारी हमेशा मैक्रो में आती है, यह बात समझ में आ गई होगी। जब मैंने कहा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहेगा सर प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की आय जो होती, मैंने कहा सर ये मैक्रो में होगा क्योंकि हमेशा ये एक औसत है जो सबका निकलता है। और स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, टिस्को एक कंपनी का नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। टिस्को, टाटा, बाटा, रिलायंस, जियो कोई भी हो सर, क्योंकि ये एक कंपनी है और एक कंपनी की सेल्स की बात की गई, एक कंपनी के रेवेन्यू की बात की गई है, इसका मतलब ये माइक्रो में होगा। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बताया अभी पढ़कर कि 140 करोड़ का औसत निकलेगा, 100 करोड़ का निकलेगा, 10 करोड़ का निकलेगा, मिनिमम औसत 2 लोगों का निकलेगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये बात समझ में आ रही है कि सर का मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब ऑब्वियस से कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, मैंने कहा ना वक्त लगेगा लेकिन आप बेहतर बनेंगे। और आपको पता है ये सवाल जो छूट जाते थे अब हमसे मिस नहीं होंगे भाई, इनको छोड़कर नहीं बल्कि कर कर आएंगे हम लोग।
दो सवाल मैं और कराऊंगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे पहले। निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार का वृहत आर्थिक उद्देश्य नहीं है? वृहत आर्थिक उद्देश्य नहीं है, याद रखना, नॉट ए मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये सारे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। इफ इंडिकेटिंग पर्टिकुलर सिंगल कंपनी, सिंगल पर्सन, सिंगल कंट्री, दैट मीन्स रिप्रेजेंट टू द माइक्रो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं तो हमने इसका मतलब निकाला पूरे देश की होती है। सर इकोनॉमी एक देश होता है, इसका मतलब ये मैक्रो होता है। अगर मैंने कहा लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मुद्रास्फीति कम हो या ज्यादा, ये मैक्रो होती है। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार हो या बेरोजगारी हो सर, रोजगार या बेरोजगारी हमेशा मैक्रो का पार्ट होता है। अब यहां पर आया सस्टेनेबल मींस, बताऊंगा मैं आपको आगे चल के अन्वेष कि सस्टेनेबल का मतलब होता है फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज के बिना, फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना। लेकिन आपने कहा सर यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइस बोले हैं। अब प्राइस किसी भी चीज का हो, चाहे किसी भी चीज का प्राइस हो, क्रूड ऑयल का या किसी और का, सर ये होता है हमारा माइक्रो। अब क्योंकि सवाल में पूछा कौन सा मैक्रो नहीं है, तो जवाब है डी जो है वो मैक्रो नहीं है, क्योंकि डी माइक्रो है। डी जो है वो मैक्रो नहीं है सर, वो माइक्रो है। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो पढ़ाया उसमें अलग कंटेंट है, क्वेश्चन में जो आया वो अलग कंटेंट है, आपको कीवर्ड्स के साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे यहां पर एक सवाल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है। डिफरेंस समझ नहीं आया भाई अभी, नेमी चंद आ जाएगा, पहले क्वेश्चन तो करते हुए चलिए। सर इनमें से कौन सा एक गैर आर्थिक सामान है, गैर आर्थिक प्रोडक्ट है? अब आपके दिमाग में क्या वर्ड आएगा सबसे पहले? सर अर्थ का मतलब होता है पैसे वाला, और इसके लिए मेरी बात समझना, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस होंगे कम होंगे तो सबके लिए प्राइस कम होंगे। देखो सिर्फ एक प्रोडक्ट के होंगे, वो एक प्रोडक्ट है, ये ध्यान से समझिए। तो आपने कहा सर यहां पर गैर आर्थिक का मतलब जिसके पैसे की वैल्यू नहीं होती, समुद्र के पानी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो पानी मिनरल बन जाता है, जब वो प्योरीफाई कर दिया जाता है, बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है, किसी ग्लास में पैक किया जाता है, तो उसकी वैल्यू बन जाती है। दूध, सोना, पेट्रोल और बहुत सारे प्रोडक्ट की कीमत होगी, लेकिन समुद्र के पानी की जनरली तौर पर कोई कीमत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई यहां तक? अभी फिलहाल के लिए आपको यह समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक सवाल यह आता है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? अब कौन सा आर्थिक नहीं है ये बताना है सर, इतने सारे हैं। नॉट एन इकोनॉमिक डिटर्मिनेट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ढूंढिए क्वेश्चन के अंदर कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक नहीं है। सारी क्लास की पीडीएफ सेंड करूंगा भाई आपको, क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा आर्थिक नहीं है। सर आर्थिक वो जिसमें पैसा होता है, तो आप कहेंगे सर नेचुरल रिसोर्स, जो जमीन से मिलने वाले रिसोर्स है, पैसे की वैल्यू उसकी भी हो सकती है। मानव संसाधन, इंसान के पैसे की वैल्यू होती है, जितना स्किल होगा उतना ज्यादा पैसा लेगा आपसे। टेक्नोलॉजी के पैसे की वैल्यू है। लेकिन किसी पर विश्वास, सरकार पर विश्वास हो, लोगों पर विश्वास हो, परिवार पर विश्वास हो, किसी पर विश्वास हो, सर विश्वास वो है जिसके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि विश्वास को आप मौद्रिक यानी पैसे में नहीं काउंट कर सकते। ये सब एग्जाम में पूछे गए आपसे सवाल हैं, आपने कहा सर ये वो है जो आर्थिक नहीं है, बाकी सारे आर्थिक हो जाएंगे। भाई बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया ओवरऑल मिलाकर, आपको समझ में आ गया हो तो एक बार यस कह दीजिएगा जल्दी से। माइक्रो वो है जो एक के बारे में, एक देश, एक व्यक्ति, एक कंपनी और एक फर्म, एक इंडस्ट्री तक सीमित होता है। मैक्रो जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चंस भी क्लियर है, सब कुछ बेहतर है सर, बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं सर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अब देखो एक सवाल ये आता है मेरे पास, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट और आते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो, ये दो जो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, या इन दोनों वर्ड्स को किसने डिफाइन किया है? माइक्रो एंड मैक्रो टर्म्स
या वर्ड्स, ध्यान से समझेंगे, टर्म्स गिवन बाई या कॉइंड बाई, गिवन या कॉइंड भी कहते हैं इसे, गिवन या कॉइंड बाई, ध्यान से समझे। हिंदी में कहेंगे माइक्रो व मैक्रो शब्द दिए गए, आपको बताना है किसके द्वारा दिए गए थे, कि छोटा माइक्रो होगा बड़ा मैक्रो होगा, ये सबसे पहले किसने कहा था, एक तो ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखनी है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर पूछा जाए हमसे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं सर, वैसे तो मुझे पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, लेकिन अगर पूछे कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, समष्टि अर्थशास्त्र जो है हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं जिसे, उसका जनक किसे माना जाता है, उसका पिता किसे माना जाता है, अगर ये पूछे हमसे तो इसका भी आंसर याद होना चाहिए। अच्छा, इसके जो पिता हैं हमारे यहां पर, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, एक्चुअली इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में ग्रेट रिसेशन या ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते हैं, ये कब आया था। ग्रेट रिसेशन या ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं जिसे, ये कब आया था, जिसे हिंदी में महामंदी कहा जाता है। अब देखो मेरी बात को पहले पूरी तरह से समझना, क्लियर करना बात को, क्योंकि सर इकोनॉमिक्स में हम चीजों का एनालिसिस करते हैं, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, देश की सरकार, देश में जितनी भी कंपनियां वो सारी, लेकिन जो एडम स्मिथ थे उनका यह मानना था कि सरकार की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें, क्योंकि हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम करती है। और यहां पर जो हमारे देश में, पूरी दुनिया के अंदर बात समझे कि 1929 के अंदर, 1929 के अंदर क्या हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर कारोबार ठप हो गए थे, पूरी दुनिया के अंदर गरीबी, बेरोजगारी आ गई थी, पूरी देश की इकोनॉमी, पूरी दुनिया के देशों की इकोनॉमी जो थी वो गिरने लगी थी। सर अभी कोरोना काल आया था, हमने कोरोना सभी ने देखा है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना है। सर जैसे ही एक बीमारी फैली, सारे कारोबार बंद कर दिए गए, सभी लोग गरीब होने लगे, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, कारोबार बंद पड़े थे, लोगों की आय बंद हो गई थी, बैंकों में जमा करना बंद कर दिया था, लोगों ने जो लोन लिया था उसको देना बंद कर दिया था। इतने बुरे हालात देश में पहुंच गए, दुनिया के सभी देशों में, क्योंकि जैसे कारोबार बंद होगा सब कुछ बंद हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति दुनिया में आई, कुछ देशों में बहुत जल्दी ऐसी स्थिति खत्म हो गई, समाप्त हो गई, कुछ देशों में कई साल तक चलती रही। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति अभी कोरोना में सर दुनिया के 50, 60, 70 देशों में आई होगी, लेकिन जब पूरी दुनिया में आएगी तो क्या होगा, उस सिचुएशन को नाम दिया गया था ग्रेट रिसेशन। क्योंकि जब दुनिया डूबती है ना, तो एक के पीछे एक चलती है, और हर एक कंट्री जो होती है उसके पीछे एक के लॉस की वजह से दूसरे को लॉस होने लगता है। इसे ग्रेट रिसेशन कहा जाता है, डिप्रेशन यानी हिंदी में महामंदी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे महामंदी कब आई थी, तो 1929 के वर्ष में, 1929 में कह सकते हो या 1930s में कह सकते हो। देखो यहां दोनों आंसर होंगे सर, 29 कहोगे या 30 कहोगे। अगर बात दशक में होगी, 1920s, 30s, 40s, 50s में, तो 30s माना जाएगा, और बात अगर वर्ष में होगी तो 29 माना जाएगा। 1929 या 1930 के दशक में इस ग्रेट रिसेशन की शुरुआत हुई थी, 1929 में आप इसे कहोगे इसकी शुरुआत हुई। यानी कि सर हमने ये पढ़ रहे हैं यहां पर, जब 1929 में पूरी दुनिया में कारोबार ठप होने लगा, तो एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी, जो पहले माइक्रो और मैक्रो दोनों जगह काम करती थी, एडम स्मिथ की थ्योरी पूरी देश के लिए काम करना खराब बंद कर चुकी थी, तब देश के लिए काम नहीं कर पा रही थी। तब एक दूसरे व्यक्ति आए थे और उनका नाम था जे.एम. कीज। बात समझना, जिनका पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा, जिनका नाम क्या था सर, जे.एम. कीज नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ब्रिटेन के जे.एम. कीज ने यहां पर आकर, अब जानते हैं ब्रिटेन इंग्लैंड को कहा जाता, उन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी, और उस किताब के बाद याद रखना पूरी दुनिया से जो इस तरह की मंदी आई थी पूरी दुनिया में वो दूर हो गई। सर इनकी उस किताब का नाम क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब का नाम है, जैसे आपने एडम स्मिथ की किताब को याद किया वैसे ही द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
इंटरेस्ट एंड मनी, इस नाम की किताब है। और इस किताब में उन्होंने वो सॉल्यूशन दिए, वो बातें बताई जिससे कि पूरी दुनिया से मंदी जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। इस किताब को 1936 में 1936 में लाया गया था। तो आप कहेंगे सर ये वही तो टाइम है जब महामंदी लगभग लगभग खत्म हो रही थी। तो याद रखना सर 1929 में, 1929 में और उसके बाद लगभग 1936 के करीब 1929 के नियर बाई ये समाप्त होना शुरू हो गई। यानी अलग अलग देशों में समाप्ति का डेट अलग अलग है, लेकिन लगभग 1936 के नियर बाई ये पूरी दुनिया से महामंदी खत्म हो गई। किसकी वजह से? आप कहोगे जे.एम. कीन्स की थ्योरी की वजह से। लेकिन ये मंदी आई क्यों थी? देखो इसके आने की वजह थी अमेरिका का एक शेयर बाजार है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका के अंदर एक शेयर बाजार है। जब हम शेयर बाजार की क्लास करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, अभी पहली क्लास दूसरी क्लास है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के डूबने के कारण, कोलैप्स होने के कारण, डूबने के कारण जो है वो महामंदी की शुरुआत हुई थी। ग्रेट रिसेशन आ गया पूरी दुनिया में, क्योंकि आप जानते हैं सर अगर अमेरिका के अंदर कुछ होगा, अगर अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ होगा, अमेरिका का शेयर बाजार डूबेगा, तो सारे देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया के हर देश की इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ जुड़ जाती है। और जब अमेरिका से जुड़ी होती है वहां पर, तो फिर कोई समस्या नहीं आती। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए भाई, तो आपको ये थ्योरी याद रखनी है, ये किताब याद रखनी है, जे.एम. कीन्स का नाम रखना है। महामंदी कब आई दुनिया में, उसके बाद कभी नहीं है, याद रखना। और सर ये दोनों वर्ड्स देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? उस दोनों वर्ड्स को देने वाले व्यक्ति का नाम था रैगनर फ्रिस, जो कि नॉर्वे के थे। नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा था माइक्रो छोटा होता और मैक्रो बड़ा होता, सबसे पहले इन्होंने कहा था। चलिए, तो ऐसा क्यों हुआ होता है मैं आपको बताऊंगा आगे, जब शेयर बाजार पढ़ेंगे कि शेयर बाजार कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा उस बारे में। तब आपको समझ में आएगा कि अगर बहुत ज्यादा नीचे चला जाए तो वो डूब जाता है, और डूबने के बाद वो दुनिया के सारे देश को इंपैक्ट करता है, क्योंकि हर देश का पैसा दूसरे देश में इन्वेस्ट होता है भाई। चलिए, इसको एक बार डन करिए जल्दी से, और जितना मैंने आपको बताया वो सारा याद हो चुका हो तो यस कह दीजिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया है सर। ऋषभ, कन्हैया, पीयूष, प्रेरणा। मैं फिर कह रहा हूं ना, देखो ये फिल्म का ट्रेलर नहीं है कि 2 मिनट का ट्रेलर देखा और पता चला भाई जाके मूवी का टिकट खरीद लिया और 3 घंटे बोर होकर वापस आ गए। आपको लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहना पड़ेगा। 2 मिनट की अच्छी सी वीडियो बनाकर आपको अट्रैक्टिव करने वाला काम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि असली मजा जो होता है ना वो एग्जाम हॉल में आता है। असली मजा वो होता है सर जब हम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कहते हैं ना कि हमने इस टीचर से पढ़ा था, जब हम ये कहते हैं ना हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमारी जिंदगी सुधर गई है पूरी, तो उसे कहा जाता है। बिल्कुल टेक्निकल टीम से बात करेंगे और बेस्ट वे आपको समझाएंगे सर। तो यहां फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गए और ग्रेट रिसेशन आया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात कही गई सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर इन्होंने एक बात और कही थी, इंपॉर्टेंस इट फोकस। इन्होंने बताया था सरकार बहुत जरूरी है देश के लिए, इट फोकस ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार खर्च करेगी तो ही देश बेहतर बनेगा। आप मुझे बताइए सबसे पहले सोचकर, सर कोरोना काल में सारी फैक्ट्री, सारे कारखाने, सारी दुकानें, सब कुछ बंद पड़ा था, सब कुछ बंद पड़ा था कोरोना काल में, तो फिर हमारे लिए काम किसने करा? सर यहां पर देश को दोबारा से खड़ा करने के लिए पैसे किसने लगाए? अगर कोई व्यक्ति लगाता 1000, 2000, 10,000 लगा देता, लाख, 2 लाख, 1-2 करोड़ रुपए लगा देता सर, वो 1-2 करोड़ रुपए आप ऐसे समझ लीजिए बहुत बड़ी आग लगी हो, एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत बड़ी आग लगी हो और आप उसमें 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए, आप क्या कहेंगे? सर 2 बाल्टी पानी भी खर्च हो जाएगा और आग भी नहीं बुझेगी। यानी कहने का मतलब है कोविड इतनी बड़ी बीमारी थी, उसके बाद इकोनॉमी इतनी नीचे गई थी, अगर कोई व्यक्ति अपने पास से 2, 10, 20 करोड़ रुपए लगा भी देता ना, तो वो 10, 20 करोड़ कारोबार में चले जाते उसके, वो भी डूब जाते, मंदी खत्म नहीं होती। ये इतनी बड़ी आग बन गई थी, इसके लिए क्या करोगे? सर इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए, वो भी एक साथ चाहिए,
एक साथ इतनी क्वांटिटी में पानी हो जो उस आग को बुझा दे, सर इतना किसके पास होगा? इतना पैसा किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। याद करो, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। हैं किसी के पास 20 लाख करोड़ रुपए? ये सरकार ने जब खर्च किए तब लोगों के कारोबार बढ़ना शुरू हुए, तब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, तब गरीबी कम होने लगी, तब लोगों को खाना मिल पाया। सर कितने रुपए में? 20 लाख करोड़ रुपए में। बिल्कुल काफी है भाई, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया था इसमें सरकारी व्यय की भूमिका पर ध्यान दिया गया, फोकस किया गया कि सरकार ही तो है जो इतना पैसा लगा सकती है ना भाई अमित? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कोई भी अकेला लगाता तो है, पर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना पीयूष मेरे भाई, बात समझिए। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हो तो 2 लाख का कारोबार करेगा। ऐसा तो नहीं अपने 10 लाख खर्च करके खुद को जीरो कर लेगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता सरकार के अलावा, क्योंकि सरकार को पता है देश को बचाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मेरी बात को समझिएगा सर, एक और चीज हमारे पास आती है एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। देखो यहां पर एक थ्योरी आती है, होपफुली आपने इसे मेंशन कर लिया होगा। एक थ्योरी को मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसको पढ़ना सर। एक थ्योरी का नाम है कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन के नाम से कराधान के सिद्धांत, कराधान के सिद्धांत। देखो एक्चुअल में एक इकोनॉमी को कौन चलाता, आप मुझे बताइए भाई। अगर मैं आपसे यह कहूं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कौन चलाता है, देखो बी प्रैक्टिकली, मैं फिर कह रहा हूं प्रैक्टिकल हो जाइए, क्लास की पीडीएफ मिलेगी। आप मुझे बताइए देश की इकोनॉमी को कौन चलाता है? आप कहोगे सरकार चलाती है, हमने सरकार चुनी है, सरकार फैसले करती है। अब मुझे बताइए सरकार जो चलाती है, सरकार के पास संसाधन कहां से आते हैं? हमने सरकार को चुना है ना चलाने के लिए, तो सरकार के पास कहां से आते हैं संसाधन? तो आप कहोगे जनता से आते हैं। और आपको मैं बताऊं, हमारी सरकार के पास अगर 100 रुपए आते हैं ना, लगभग में हमारी सरकार के पास अगर लगभग 100 रुपए आते हैं सर, तो 100 रुपए में से 60 रुपए अकेले कहां से आते हैं? लगभग 100 रुपए में से 60 रुपए अकेले टैक्स से आते हैं सर, सभी प्रकार के टैक्सेस से आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सारे प्रकार के जो टैक्सेस हैं हमारे, वो टैक्सेस ही सरकार को सबसे ज्यादा इनकम देते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में कैसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए। एक्चुअली इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं यहां पर, देखो बात क्योंकि एडम स्मिथ की है। ये थ्योरी जो दी गई कैनन ऑफ टैक्सेशन, जिसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। कैनन का मतलब सिद्धांत से होता है क्वालिटी ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी चलानी है ना, तो उसके लिए टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हर देश की सरकार क्या चाहती है कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है सर, जो टैक्स से होने वाली इनकम है हमारी, वो क्या होनी चाहिए? टैक्स से होने वाली हमारी इनकम जो है वो हाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई इंसान अपनी खुशी से टैक्स पे करता है? आप कहोगे सर नहीं, रेयरली कोई होता है जो अपनी खुशी से पे करता है सर, बहुत रेयरली पे करते हैं अपनी खुशी से, बाकी लोग खुशी से पे नहीं करते। तो अब आप कहोगे सर यहां टैक्स रेवेन्यू को हाई करना है तो हमें एक अच्छा टैक्स सिस्टम बनाना होगा, एक अच्छी कर प्रणाली बनानी होगी, एक अच्छी टैक्स प्रणाली जो होती है जिससे अच्छा टैक्स कलेक्शन हो जाए, इसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इसे कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। और याद रखना सर, ये सिद्धांत दिए किसने हैं? इनको देने वाले व्यक्ति का नाम है एडम स्मिथ। इसीलिए मैंने कहा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछेंगे या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछेंगे, इन दोनों केस में एडम स्मिथ का नाम आएगा। माइक्रो का पूछोगे तो भी एडम स्मिथ का नाम है, सिर्फ इकोनॉमिक्स कहेगा तो भी एडम स्मिथ का नाम है, लेकिन जब कहेगा मैक्रो तब एडम स्मिथ का नाम नहीं होगा, तब किसका नाम होगा? जे.एम. कीज का नाम होगा सर। अच्छा, एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी हमें और इन्होंने ये बताया कि एक अच्छे टैक्स सिस्टम में ना 4 कैनन होते हैं। देखो, एक कैनन होता है जिसे कहते हैं कैनन ऑफ इक्वालिटी। मैं आपसे पूछता हूं कि कैनन ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का सिद्धांत क्या होता है? आपके हिसाब से क्या लगता है इसके बारे में? समानता का सिद्धांत क्या हो सकता है?
अगर आप सरकार हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप सरकार से के रूप में जनता से पैसा ले रहे हो और आपसे कहा जाए कि समानता का सिद्धांत फॉलो करिए, तो इसका क्या मतलब होगा? तो आधे स्टूडेंट ये कहेंगे सर कि समानता का सिद्धांत का मतलब ये होगा कि हर एक इंसान इक्वल टैक्स पे करे। तो फिर आपके मन में ये डाउट भी आना चाहिए, सर हम एक गरीब इंसान को और एक अमीर इंसान को एक बराबर टैक्स लगा सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा भाई आप सोच के खुद बताइए मुझे। सर ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारे देश में सोचिए, जिसकी इनकम 3 लाख रुपए तक होती है साल की, उससे कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। जिसकी इनकम 3 से ऊपर है उस पर 5%, जिसकी उससे भी ज्यादा उस पर 10%, और भी ज्यादा है सर उस पर 23%। तो अब आप क्या कहोगे भाई यहां पर कि सब जब इनकम के बारे में बात हो रही है तो कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब यह नहीं है कि सब पर बराबर लगाया जाए। कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है एक टैक्स प्रणाली जिससे आय असमानता को कम किया जाए, जिससे आय की असमानता कम की जाए, अमीर और गरीब जो हैं उसके बीच के अंतर को कम किया जाए। बात समझ में आ रही है? यहां इक्वालिटी का मतलब इक्वल टैक्स लगाना नहीं है, बल्कि इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर लाना है। सबको बराबर लाएंगे कैसे? जब उनके बीच का गैप कम हो जाएगा। अमीर पर ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीब पर कम लगाओगे, तो बीच में गैप कम होने लगेगा सर। यानी ए टैक्स सिस्टम दैट रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि असमानता को, इनइक्वालिटी को कम करे, उसे क्या कहा जाएगा? उसे इक्वालिटी कहा जाएगा, समानता का सिद्धांत कहा जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है देखो यहां पर, दूसरे सिद्धांत को कहते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब है देखो ध्यान से। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था सर? इकोनॉमी का एक मतलब जो होता है, एक मतलब तो मनी के साथ होता है और एक का कम होने के साथ होता है। आप मुझे सोच के बताना, मैं आपसे एक बात कहूं, एक ए देश है और दूसरा बी देश है। ए की इनकम 1,000 रुपए है, बी की इनकम 900 है। यानी उनको जो टैक्स मिलता है सर, ए को मिलता है 1,000 जो टैक्स रेवेन्यू होता है, और बी को मिलता है 9,100। ये दोनों देशों की टैक्स वाली इनकम है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इनको अपनी इनकम को बढ़ाना है, ये और ज्यादा टैक्सेशन चाहते हैं और इनकम चाहते हैं। आपसे मैं कहूं, अब इसको कलेक्ट करने में, टैक्स कलेक्शन करने में जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है इसको, क्योंकि सर ऐसा तो नहीं है कि घर बैठे हुए 1,000 रुपए आ जाएंगे। बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाने होंगे, बहुत सारे लोगों को रेड करने भेजना पड़ता है, बहुत सारे ऑफिसर्स रखने पड़ते हैं, सारे अकाउंटेंट बनाने पड़ते हैं, और इसको बनाने में, कलेक्ट करने में 200 रुपए खर्चा हुआ। और जिसने 900 रुपए अर्न किए, इसको कलेक्ट करने में 50 रुपए का खर्चा हुआ। यानी केवल मिलाकर आप कहा जाए सर 200 रुपए खर्च कर दिया 1,000 में से, तो इसकी नेट इनकम जो है वो 800 रुपए है, और इसकी जो नेट इनकम है वो 850 रुपए। अब मेरी बात समझना, तो आपने क्या कहा सर, अगर एक देश को अपनी टैक्स की इनकम को बढ़ाना है तो जरूरी नहीं वो ज्यादा टैक्स लगाकर बढ़ाए सर। वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मान लीजिए अपने कलेक्शन की कॉस्ट कम कर दे। जहां 200 रुपए कलेक्ट हो रहे हैं सर, वो वहां पर 100 रुपए खर्च करे, तो जो इनकम 800 है वो ऑटोमेटिक बढ़ के 900 रुपए हो जाएगी। ऐसा कहोगे या नहीं? भाई अगर हर देश की सरकार से पूछा जाए तो उसका काम है ज्यादा टैक्स रिसीव हो उसे, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? कैनन ऑफ इकोनॉमी, एक ऐसा सिद्धांत जिसके तहत सरकार कोशिश करे अपने खर्चे जो होते हैं उसको कलेक्ट करने में वो कम कर ले, तो नेट इनकम अपने आप उसको बढ़कर मिलेगी। कलेक्शन 1,000 रुपए ही हुआ है, लेकिन उसके खर्चे 200 की जगह 100 रुपए हो जाए अगर, तो 800 की जगह 900 रुपए इनकम जनरेट कर लेगा। बोलो हाँ या ना? तो आपने कहा सर इकोनॉमी का मतलब एक टैक्स प्रणाली जिसमें टैक्स संग्रह की लागत कम की जाए,
ए टैक्स सिस्टम दैट मिनिमाइज टैक्स या मिनिमाइज टैक्स कलेक्शन कॉस्ट, जो टैक्स कलेक्शन करने की कॉस्ट है, लागत है, उसको अगर मिनिमाइज किया जाए तो भी ऑटोमेटिकली वो अपनी इनकम को ज्यादा अर्न कर रहा है। सर बात क्लियर हुई यहां तक। तीसरा ये है कि देखो यहां पर सरकार को एक और कोशिश करनी है लगातार कि टैक्स जो लिया जाए, जिन लोगों से टैक्स लेना है, भाई जनता सरकार को टैक्स दे रही है तो जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी और साथ में कैनन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, सॉरी कैनन ऑफ कन्वीनियंट, यानी सुविधा का सिद्धांत, यानी लोगों को सुविधा मिलेगी तो ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए और वो आसानी से टैक्स पे करेंगे। जैसे आजकल ऑनलाइन हो गया है सर, जो ऑफलाइन में नहीं कर पाते तो ऑनलाइन में सभी कर देते हैं। चाहे कोई 500 रुपए कर रहा है, कोई 1000 रुपए कर रहा है, 500 1000 रुपए भी करें, 100 करोड़ की आबादी तो कितना कलेक्शन हो जाएगा। तो सुविधा मिलनी चाहिए, आसान होना चाहिए। और चौथा सिद्धांत, आखिरी सिद्धांत है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, यानी टैक्स जो लगाओ वो निश्चित लगाओ, बार बार उसको चेंज नहीं करना। लोगों को ना ये पहले से पता हो कि भाई मेरा इतना पैसा कलेक्ट करूंगा तो मेरा इतना टैक्स जाएगा। एक निश्चित दर होनी चाहिए टैक्स की, निश्चितता का सिद्धांत, यानी टैक्स की दर में बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। लोगों को आसानी से सुविधा मिलनी चाहिए और लोगों को निश्चित होना चाहिए कि उनका टैक्स कलेक्शन कितना होगा, इस बार कितना उनको टैक्स देना होगा। एक ये सिद्धांत होगा। तो इन सब सिद्धांतों को किसने बताया सर हमें? तो ये सिद्धांत हमें एडम स्मिथ ने बताए हैं और इसको कैनन ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी इसी तरह से काम करती है। आज समझ में आ गया सर गवर्नमेंट जॉब कम क्यों हो रही है, गवर्नमेंट पैसे सेव कर रही है बाय प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, इकोनॉमी के नाम से। देखो ये बात सही है, बिल्कुल कैनन ऑफ इकोनॉमी अप्लाई कर रही है सरकार कि जो लॉस वाली जॉब्स हैं या जिन जॉब्स को सरकार प्राइवेटाइज कर सकती है, वहां से अपने फिस्कल बर्डन यानी सरकारी दबाव, जो भार है सरकारी बर्डन है, उसको घटाया जाए ताकि सरकार अपने बजट को पॉजिटिवली प्रॉफिटली यानी पेश कर सके, इसीलिए किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको दोनों क्लासें क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट कर दी सर रोजाना क्लास क्यों नहीं होती? भाई क्योंकि रोजाना आपकी दूसरी क्लासें होती हैं। भाई मेरी बात समझिएगा, अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, बिल्कुल अब मेरी क्लास रेगुलर चलेगी और मेरी क्लास आपके साथ कल भी होगी। याद रखिएगा सर, कल यानी कि सैटरडे है। जनरली तौर पर सैटरडे को हम क्लासेस रन नहीं करते हैं, लेकिन कल मैं आप लोगों की क्लास लेने वाला हूं। लेकिन क्लास का टाइम सैटरडे के लिए खास तौर पर चेक कर लीजिए, क्योंकि शनिवार को शेड्यूल बदल कर आता है ना। तो कल के लिए हम लोग यहां से क्लास करेंगे। कब से रेगुलर है? आज से रेगुलर हो गई है, कल भी करेंगे हम लोग क्लास, फिर आगे भी क्लास करेंगे। और लोग टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम को कम बताते हैं, वो सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा मेरे दोस्त। लेकिन मैंने आपसे एक ही बात करी, एक ही उम्मीद, एक ही विश्वास मुझे आपसे है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अभी शुरुआत है, आपको थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। क्योंकि भाई देखो यहां पर मैं फिर कह रहा हूं कि क्लास का अंत होने के बाद जो बात आएगी ना समझ में, वो शुरुआत में नहीं आ सकती। मैं पूरा टाइम आपके डाउट को नहीं दे सकता। अगर आपके ही डाउट को देता रहा मैं पढ़ाऊंगा कब? अब सब कुछ क्लियर है और मेरे सवालों के जवाब दीजिए मुझे। सर ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है, बहुत ध्यान से समझना। ये एग्जामिनर ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है सर, तो इसका जवाब क्या होगा? अब बताइए इसका जवाब। क्लास पीएनजी पूरी मिलेगी और विद एमसीक्यू। सर ये क्वेश्चन भी मिलेंगे या नहीं? चलिए बिल्कुल मैं आपको आगे बताऊंगा। सर कराधान का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा किसकी वकालत नहीं की गई? इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है सर? कैनन ऑफ इक्वालिटी है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस या कन्वीनियंट भी है, लेकिन कैनन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी नहीं है। ऐसा कोई भी सिद्धांत याद रखना भाई, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला सवाल मुझे बताएंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो मुख्यतः किससे संबंधित था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसमें डील करता था मेनली, वो किससे संबंधित था आपके पास, उसको बताएंगे भाई। तो जो कौटिल्य के द्वारा मैंने बताया था, उन्होंने हिंदी का शब्द अर्थशास्त्र दिया है और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था सर वो पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से था, पॉलिटिकल चीजों पर था, इकोनॉमिक्स पे नहीं था।
वो पॉलिटिकल चीजों पर था। इकोनॉमिक्स उसके 2000 साल बाद आई है। मैंने आपको बताया ना इस बात के बारे में कि इकोनॉमिक्स उसके 2000 साल बाद आई है। माइक्रो व मैक्रो टर्म्स का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? माइक्रो एंड मैक्रो टर्म्स वाज कॉइन्ड बाय फर्स्ट ली। सबसे पहले किसने किया था? तो आपने कहा सर सबसे पहले जो माइक्रो और मैक्रो शब्दों के प्रयोग को बोला गया है ये रैगनर फ्रिश ने किए थे, जो कहां के थे? नॉर्वे के थे। या मैक्रो का फादर नहीं पूछा गया भाई, याद रखना, इसलिए वर्ड्स में बी आंसर करेक्ट होगा। और अगर इसी प्रकार से मुझसे सवाल पूछ लिया जाए, इसी प्रकार से सवाल पूछ लिया जाए, स्केयरसिटी किसे दर्शाती है? स्केयरसिटी क्या होती है? स्केयरसिटी क्या होती है भाई बताएं मुझे। दुर्लभता क्या होती है सर? क्या होगा सर? बहुत ध्यान से। जब सप्लाई कम हो डिमांड से, जब सप्लाई कम हो डिमांड से, डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, मांग ज्यादा हो पूर्ति कम हो, उसी को स्केर्सिटी यानी दुर्लभता कहा जाएगा। इसमें कौन सी अनार्थिक क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कौन सी अनार्थिक क्रिया है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो मैंने आपको बताया हुआ है। एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है सर? वो जो मनी से रिलेट नहीं करती, वो जो पैसे से रिलेट नहीं करती, वो नॉन इकोनॉमिक होती है। यानी कि एक टीचर टीच हर ऑन डॉटर, एक टीचर जब अपनी बेटी को पढ़ाता है तो वो नॉन इकोनॉमिक होगा। इसके अलावा वो किसी और को पढ़ाता है अगर, तो वो उसका इकोनॉमिक हो जाएगा। लेकिन खुद की बेटी को पढ़ाना वो आपका नॉन इकोनॉमिक होगा। चलिए मेरे भाई, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सर, हाउ मच टैक्स यू पे। ऋतिक मेरे भाई, कुछ सवाल पर्सनल भी रहने दो, है ना भाई? तो हर सवाल का जवाब चाहिए आपको, जल्दी से इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता? क्या भारत में गरीबी है? हाँ जी है। क्या भारत में ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर पार्शियली है, यानी लोग जो श्रम शक्ति है वो है, मैन पावर कहते हैं सर इसे। और अनएम्प्लॉयमेंट या सेमी एम्प्लॉयमेंट है? बिल्कुल है, अर्धरोजगार है। क्या इक्वालिटी है हमारे देश की आय में? क्या सभी लोगों में बराबरी से पैसा बटा है? तो नहीं सर, सभी लोगों में बराबरी पैसा नहीं बटा है। सभी में बराबर पैसा बटा है तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं है देश में। कौन सी आर्थिक विशेषता है? कोई भी देश अगर अल्प विकसित है यानी पिछड़ा हुआ है सर, पीछे का देश है, गरीब देश है, तो उस देश में आपको बताना आर्थिक विशेषता क्या होगी। गरीब देशों की आर्थिक विशेषता, आर्थिक का मतलब है पैसे वाली, आर्थिक का मतलब है पैसे वाली। कल का टाइम बताऊंगा शेड्यूल लगाकर, शेड्यूल लगाकर सुबह चेक कर लेना, कल मॉर्निंग में उठकर चेक कर लेना, शेड्यूल आता है ना डेली, वहां पर सर रैपिड ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि होती है गरीब देशों में, महंगे रीति रिवाज, वहां पर रीति रिवाज को ज्यादा टारगेट किया जाता है, अशिक्षा भी होती है, लेकिन क्योंकि आर्थिक पूछा है और पैसे की कमी भी होती है। चारों बातें सही हैं देश के बारे में, हर पिछड़े और गरीब देश में चारों बातें सही हैं, लेकिन पैसे की कमी होना यह आर्थिक मामला है। आर्थिक मतलब पैसे वाला, आर्थिक का मतलब है पैसे वाली बात होगी कौन सी? तो वो याद रहेगी सर, पैसे वाली बात कौन सी है। एक सवाल पूछा गया है, भारत एक धनी देश है जहां निर्धन रहते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? भारत को क्यों कहा गया भारत एक धनी देश है
इंडिया इज अ रिच कंट्री वेयर द पुअर्स डू इट। क्यों ऐसा कह रहे हैं? भारत को किस मामले में रिच है? क्योंकि यहां प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा प्रचुर है, भरपूर है, बहुत मात्रा में संसाधन है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंसान जो है वो बेहतर नहीं है सर। तो याद रखेंगे भाई, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस तो हैं पर उनका उपयोग सही से नहीं हो पा रहा। इसीलिए हमने कहा कि भारत अमीर देश जो है जहां गरीब लोग रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सर काफी हद तक चीजों को समझ में आया, चीजें आसान लगी आपको या नहीं? मैं फिर कह रहा हूं आपसे एक बात आखिरी, कि एज इट इज कभी नहीं मिल सकता एग्जाम में कि जो मैं लिखवाऊं वो सेम आपको मिल जाएगा एग्जाम में। आपको कनेक्ट करने होंगे पॉइंट्स को। सर जैसे कि ये सवाल आया, पढ़ाया तो नहीं था पर हो गया, फिर भी कनेक्ट करना होता है चीजों को। अगर आप कनेक्ट करने लगोगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, वो नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कह रहा। मिलते हैं अगली क्लास में, होपफुली कल मिलते हैं। और कल शेड्यूल जो भी होगा मॉर्निंग का होगा, और उस मॉर्निंग के शेड्यूल में हम लोग मिलेंगे, चेक कर लीजिएगा। मैं इकोनॉमी समझाऊंगा आपको और उसके सवाल भी कराऊंगा फिर इसी तरह से, तो और अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।